Netanagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। अगर आपको पता चले कि आप बनने के बाद आप नेतानगरी में अब बातचीत शुरू करेंगे बंगाल के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को लेकर, और इस बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती जी। सीनियर प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में, और पश्चिम बंगाल की राजनीति के बहुत रिनाउंड पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लल्लन टॉप के इस वीकली पॉलिटिकल शो नेतानगरी में। नमस्ते। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, कल चौथे राउंड का चुनाव है, इस वक्त आपको कौन से डोमिनेटिंग इश्यूज लग रहे हैं बंगाल की पॉलिटिक्स में जो रेजोनेट हो रहे हैं ग्राउंड पे? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इशू है, अगर मतदाता वो वोट दे सकते कि नहीं दे सकते। हमारे यहाँ इलेक्शन तो कुरुक्षेत्र युद्ध है, कुरुक्षेत्र युद्ध जैसा हमारा यहाँ। अभी तक 16 आदमी का मत हो गया, 3700 का ऊपर वुंडेड हो गया। हर दिन हमारा यहाँ बम पड़ रहा है। इलेक्शन एवरीडे यहाँ वायलेंस हो रहा है। नो वायलेंस इन इलेक्शन हैज बिकम ए स्ट्रक्चरल फॉर्म। हमारा जहाँ यहाँ वायलेंस हो रहा है, एवरीडे वायलेंस हो रहा है, और इलेक्शन समय में वो बढ़ जाता है। मतदाता का सबसे बड़ा चैलेंज है जो वायलेंस को विन ओवर कर वोट देना, मत देना। सो हर पॉलिटिकल पार्टी वायलेंस में जुड़ा हुआ है हमारा यहाँ, और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन टोटली पॉलिटिसाइज्ड है। तो सब मिलकर जो एनार्की है यहाँ, पॉलिटिकल एनार्की है, हर समय में देखता है हम लोग यहाँ पॉलिटिकल एनार्की हर समय रहता है हमारा। तो ये पॉलिटिकल एनार्की हमारा जो पॉलिटिकल पार्टी लोग है वो लोग चीकर उसको रखते हैं अभी। सो सब मिलकर काल का पहले हमारा सोच में है जे अगर वायलेंस फ्री इलेक्शन होगा कि नहीं, मतदाता फ्री एंड फेयर इलेक्शन के पोलिंग बूथ पे पहुंच पाएगा कि नहीं पाएगा। हाँ, इंटिमिडेशन, ये सबसे बड़ा ये है। दूसरा बात ये है नो, इन वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स में जैसा पहले बार उभर कर आया वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। पहले वेस्ट बंगाल में क्लास पॉलिटिक्स था, नो लेफ्ट था, 34 इयर्स लेफ्ट, उसमें क्लास पॉलिटिक्स था। लेफ्ट पार्टी क्लास पॉलिटिक्स करते थे वो लोग। लेकिन जब से ममता दी आया वहां उस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को सरफेस में ले आया। पहले की नहीं था हमारा पास आइडेंटिटी इशू, डेफिनेटली था, लेकिन लेफ्ट उसको क्लास में कवर अप कर दिया था। लेकिन ममता दी पहले बार हर आइडेंटिटी को सरफेस में ले आया टू मोबिलाइज द वोटर। और अभी बीजेपी जो कर रहा है वो भी काउंटर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रहा है। So identity politics has become a very important issue in West Bengal election. दो जो प्रमुख प्रतिद्वंदी है बीजेपी या टीएमसी, बहुत खुला आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के ऊपर काम कर रहा है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के ऊपर चर्चा कर रहा है। इलेक्शन कमीशन एक के बाद एक इशू चिट्ठी भेज रहा है, वह नोटिस भेज रहा है। ममता दी को मुस्लिम आइडेंटिटी के लेकर भेज रहा है, तो शुभेंदु अधिकारी को हिंदू आइडेंटिटी के ऊपर एक के बाद एक इशू कर रहा है इलेक्शन कमीशन। सो इतना खुला आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हमने कभी नहीं देखा। थर्ड जो इम्पोर्टेंट इशू है नो, इतना लास्ट 10 साल इतना करप्शन हुआ वेस्ट बंगाल में। तो इंटर बंगाल करप्शन हैज बिकम द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। करप्शन इतना इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हुआ नो, हर काम में आपको पैसा देना पड़ता है। सो हर काम में काट मनी है। सो ये इतना इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है आम आदमी तंग में आ गया, उनका
गुस्सा आ गया, उसको रिफ्लेक्शन आपको 2019 लोकसभा इलेक्शन में आप देख सकते हो। वो रिजल्ट देखकर आपको थोड़ा अंदाज होगा कि कैसा करप्शन के ऊपर पब्लिक नाराज है। और नहीं तो बीजेपी जिसको वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स में कोई स्थान नहीं था, कोई जगह नहीं था, वो उभर कर आया इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फोर्स होकर। अभी वो सरकार करेगा ऐसे क्लेम कर रहा है। इसका एक तो कारण ये है जो करप्शन हमारा जीवन में ऐसा इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ, हर आदमी इसमें परेशान है, उससे मुक्त चाहते हैं लोग। और पॉलिटिक्स, वेस्ट बंगाल में पॉलिटिक्स को जो क्रिमिनलाइजेशन हुआ, आप देखिएगा कैसा, इफ यू लुक केयरफुली, the National Crime Record Bureau statistics, West Bengal, the political murder, political violence, no, West Bengal is top among the Indian states. भारत में जितना राज्य है इसमें वेस्ट बंगाल पॉलिटिकल वायलेंस में टॉप है। पॉलिटिक्स वेस्ट बंगाल में क्रिमिनलाइज्ड हुआ। ये पहले जो बिहार में था, 70 लास्ट सेंचुरी में जो था बिहार में, 70s, 80s, 90s ऑफ लास्ट सेंचुरी, बिहार यूपी में था, हरियाणा में भी था। वो जो गुंडागर्दी पॉलिटिक्स में था, ये गुंडागर्दी हमारा बांग्ला में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हुआ। और इन अदर वर्ड वी कैन से पॉलिटिक्स क्रिमिनलाइज्ड हमारे यहाँ हुआ। लास्ट 10 साल में तो बहुत सारी हुआ। और माने जो भ्रष्टाचार है वो भी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हुआ। सो ये दो इंपॉर्टेंट इशू ये इलेक्शन में इंपॉर्टेंट इशू है। और इसके अलावा हमने जो बोला जो खुल्लम खुल्ला दो पार्टी बीजेपी एंड टीएमसी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के ऊपर काम कर रहा है। इवन लेफ्ट पार्टी जो पार्टी आइडेंटिटी उतना उसको ऊपर ये नहीं था, वो लोग उसको दूर में रखते थे पहले। अभी वो भी आईएसएफ को संग ये जो बनाया, आईएसएफ ये जो मुस्लिम आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी, इंडियन सेकुलर फ्रंट उसको नाम है, लेकिन वो प्राइमरीली मुस्लिम डोमिनेटेड पार्टी। अब्बास सिद्दीकी उसका लीडर है, उसको साथ लेफ्ट भी जुड़ा हुआ है। क्यों? माइनॉरिटी वोट उनको चाहिए। सो हर आदमी को, हर पॉलिटिकल पार्टी को एक ही मकसद है, आइडेंटिटी को यूज करो और आइडेंटिटी को वोट बैंक बनाओ और उससे चुनाव जीतो। जी, आपने प्रोफेसर चक्रवर्ती 4 टॉपिक्स के बारे में बात की। सबसे पहला वोटर का फियर, जो पूरा मशीनरी है। दूसरा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, काउंटर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जो क्लास पॉलिटिक्स का आगे जाके फॉर्म बन के आया। तीसरा इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन और चौथा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। सर, ये जो बात है कि वोटर वोट दे सकता है, नहीं दे सकता है, और क्रिमिनलाइजेशन, ये बंगाल की पॉलिटिक्स में एक लंबे अरसे से चला। आपने यूपी, बिहार और तमाम राज्यों का जिक्र किया। वहां पे एक समय पे ये इलेक्टोरल वायलेंस होता था, लेकिन धीमे धीमे वो खत्म हो गया। बंगाल में ये इलेक्टोरल वायलेंस और वोटर को डराने, धमकाने, प्रभावित करने का कल्चर कब से है? क्योंकि टीएमसी और बीजेपी दोनों ही कहते हैं कि ये लेफ्ट के जमाने से ऐसा है। देखिए, लेफ्ट का जमाना में वो पॉकेट एरिया में था, पॉकेट एरिया में, और वो सब टेरेन में था, सब टेरेन अंडरग्राउंड में था। वो कभी कभी वो सरफेस में आते थे। लेकिन पॉलिटिकल वायलेंस टीएमसी के शासन में उस स्ट्रक्चरल फॉर्म हम लोग देख रहा है। उस पहले लेफ्ट का अमल में वो थोड़ा पॉकेट में एरिया में था। अभी पॉलिटिकल वायलेंस गॉट ए स्ट्रक्चरल फॉर्म and you can get it in everyday politics, in everywhere. आप टीएमसी की बात कर रहे हैं, लेकिन 2008 का जब हम पंचायत चुनाव देखते हैं, ठीक, जिस तरह से 2018 के पंचायत चुनाव में वायलेंस हुआ टीएमसी की लीडरशिप के दौरान, वैसे ही 2008 का चुनाव हो या उसके पहले सिंगूर और नंदीग्राम का एजिटेशन हो, उसमें भी हमने देखा है कि किस तरीके से लेफ्ट का कार्डर वायलेंस में इन्वॉल्व रहा है, एक्सपोज हुआ है। एकदम लेफ्ट पॉलिटिकल वायलेंस का उसको तो पॉलिटिकल जो कल्चर है वो वायलेंस स्ट्रेटेजिकली यूज करते थे, लेफ्ट का जो आइडियोलॉजी है उसमें वायलेंस का प्लेस है और वो स्ट्रेटेजिकली यूज करता है। लेकिन
वो स्ट्रेटेजिकली तब यूज करता है जब उसको जरूरत लगता है। अगर ये सीट हारेगा तो उसमें थोड़ा वायलेंस करो, लेकिन वायलेंस हर जगह में, हर प्लेस में, एवरीडे एंड एवरी फॉर्म ऑफ वायलेंस हम लोग को वेस्ट बंगाल में नहीं था। टीएमसी जो किया, अगर वो जो सीट उनका पक्ष में है उसमें वो वोट नहीं देगा। जैसा 2018 पंचायत इलेक्शन में है, टीएमसी जितना लोकल डेवलपमेंट में काम किया, अच्छा काम किया, उसमें उनको 60% सीट मिलना ही था, लेकिन वो ऑपोजिशन फ्री पॉलिटिक्स करेगा। उसको एक ही स्लोगन था, एक भी आसन, एक भी सीट ऑपोजिशन को मिलना नहीं चाहिए। तो उसके लिए पहले से वो नॉमिनेशन स्टेज से ही उनका जो गुंडा कैडर है उस सब लोग खड़ा हुआ बीडीओ ऑफिस में, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में, और ऑपोजिशन को नॉमिनेशन सबमिट करने नहीं दिया। तो इफ वी मेक ए कंपैरेटिव स्टडी, लेफ्ट अमल में वायलेंस था, वो स्ट्रेटेजिकली यूज करते थे, जब जरूरत होता है तभी वो यूज करते थे। लेकिन टीएमसी बिना सोचकर वायलेंस को वाइडली यूज कर रहा है, सब क्षेत्रों में वो यूज कर रहा है, हर प्लेस में यूज करता है। वो वायलेंस को स्ट्रक्चरल रूप दिया, वो काठामोगत रूप दिया उसमें। दूसरा बार ये है, लेफ्ट का एक आइडियोलॉजिकल बाइंडिंग था और इंटेलेक्चुअल क्लास था उनका पार्टी में, इंटेलेक्चुअल लीडरशिप था। लेकिन टीएमसी में ज्यादा से ज्यादा लुम्पेन क्लास है और एजुकेटेड पीपल कम है, और आइडियोलॉजिकल बाइंडिंग भी उतना नहीं है। और उसके बिना लेफ्ट के समय भी हमने देखा जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिसाइज था, वेस्ट बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन हाईली पॉलिटिसाइज, और इन्होंने पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को पर्सनलाइजेशन कर दिया। ममता दी ओसी से डायरेक्टर ऑफ पुलिस सब ममता जी को मर्जी से चलेगा, अभिषेक बनर्जी का मर्जी से चलेगा, उनका पर्सनलाइज किया। सो अगर आप देखें तो ये जब चुनाव हुआ, चुनाव से पहले बहुत सारी आदमी वो तो मर गया, पॉलिटिकल वायलेंस का शिकार हुआ। चुनाव के पहले सिर्फ बीजेपी मेन ऑपोजिशन पार्टी उनका 140 जो कार्यकर्ता है उसको पॉलिटिकल मर्डर हुआ बीजेपी का। जो लेफ्ट क्लेम कर रहा है 72 कार्यकर्ता उसको निधन हुआ, कांग्रेस 36 कार्यकर्ता निधन हुआ, और टीएमसी सत्ता में आने के बाद लेफ्ट का 2000 से ज्यादा पार्टी ऑफिस वो आइदर बर्न किया और कैप्चर किया। So political violence, political domination and corruption all together, you will find the criminalization of politics वेस्ट बंगाल में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गया। इसमें कोई संदेह नहीं है, उसमें कोई पक्षपातित्व नहीं है, और उसमें कोई आई थिंक कोई डाउट भी नहीं है। ओके, प्रोफेसर चक्रवर्ती, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगा। मेरे साथ नेता नगरी में मेरे सहयोगी प्रशांत मुखर्जी भी जुड़ गए हैं, जो लगातार आप देख रहे हैं कि चाहे वो जमीनी हकीकत सीरीज हो या इलेक्शन रिपोर्टिंग, लगातार बंगाल में सक्रिय हैं। प्रशांत, आपके पास आएंगे ये जानने के लिए कि थर्ड और फोर्थ फेज में आपको किस तरह की तब्दीलियां लग रही है, मतलब पिछले नेता नगरी की चर्चा से अब तक के बीच। उससे पहले प्रोफेसर मुखर्जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ऑल सेड एंड डन ये सारे इश्यूज पे बात हो गई, अब हम 3 इश्यूज पे प्राइमरली बात करेंगे। टीएमसी, ममता फैक्टर, ममता की स्ट्रेटजी, एग्जीक्यूशन एंड अरिथमेटिक। दूसरा फिर हम बात करेंगे बीजेपी की स्ट्रेटजी, अरिथमेटिक, इश्यूज और नरेंद्र मोदी फैक्टर। और तीसरा, व्हाट इज लेफ्ट ऑफ लेफ्ट, क्या बचा है अब, व्हाट इज लेफ्ट ऑफ लेफ्ट। और जैसा आपने कहा, उन्होंने आईएसएफ के साथ अलायंस कर लिया, वो कांग्रेस की जूनियर पार्टी बन गए, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी लीडरशिप, हाउ दे आर लूजिंग ग्राउंड, इन सब पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ममता बनर्जी फैक्टर, जो ममता बनर्जी बार बार लोकल कार्ड प्ले कर रहे हैं कि मैं आपकी अपनी बेटी हूं, अमार सोनार बांग्ला और उन सब थीम्स के इर्द गिर्द, हाउ इफेक्टिव इज दैट? डू यू थिंक ममता बनर्जी इज स्टिल क्राउड पुलर और उनके नाम पे वोट गिर सकता है? और
जिस अरिथमेटिक को लेकर वो मैदान में उतरी हैं, इज इट इफेक्टिव? देखिए, ममता बनर्जी स्टिल इम्पोर्टेंट फैक्टर। हमारा जो समीक्षा चल रहा है उसके मुताबिक ममता बनर्जी का पॉपुलैरिटी सबसे आगे है। वेस्ट बंगाल में जितना लीडर है उससे ममता बनर्जी जनप्रियता, उनका पॉपुलैरिटी सबसे पहले है। इसके पहले दूसरा बात यह है, जो ममता 2011 में जो ममता था, 2016 साल का जो ममता था और आज का जो ममता सब एक नहीं है। ममता 2011 में जितना पॉपुलैरिटी उनका पास था, 2016 में जितना पॉपुलैरिटी उनका पास था, और 2019 में ममता उतना पॉपुलैरिटी नहीं था, 2021 में भी उतना नहीं है। आज भी ममता इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आज भी सबसे जनप्रिय लीडर है वेस्ट बंगाल में ममता। लेकिन 2011 में उनका ताकत जो था 2019-21 में एक ही ताकत नहीं है, उनका पॉपुलैरिटी घट गया। उसी के लिए 2019 में वो जो स्लोगन रेज किया था, जब 42 आउट ऑफ 42 कॉन्स्टिट्यूएंसी 42 टीएमसी को मिलेगा, नहीं मिला उनको। बीजेपी को तो बीजेपी उसको ऊपर जबरदस्त धक्का दिया। सो 2011 और 2021 का ममता एक ही नहीं है, लेकिन स्टिल among the leaders in West Bengal, Mamta is most popular leader, no doubt about that. दूसरा बात ये उनका इक्वेशन क्या है, जीतने का इक्वेशन क्या है? उनका जीतने का इक्वेशन सिर्फ 3 है। एक, उनको जो लोकल लेवल में जो काम किया वो सोशल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल थोड़ा बेनिफिशियरी बनाया थ्रू डिफरेंट डेवलपमेंट स्कीम्स, इंडिविजुअल ओरिएंटेड डेवलपमेंट स्कीम जैसा कन्याश्री, जुबश्री, हाँ, ऐसे बहुत सारी स्कीम है, उसके ऊपर उनका भरोसा है। दूसरा बात ये है कि माइनॉरिटी वोट बैंक, उनका ऊपर ज्यादा उनका ध्यान है। माइनॉरिटी वेस्ट बंगाल में 140 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसा है जहां मुस्लिम कम्युनिटी 25% से 96% तक है। ऐसा 140 विधानसभा आउट ऑफ 294 कॉन्स्टिट्यूएंसी, 140 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 25% से 96% तक है। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी अगर उनका पास पहले जो वोट दिया था, मतदान किया था, ऐसा मतदान करे तो उसमें डेफिनेटली कंफर्टेबल पोजीशन में वही रहेगा। और थर्ड इक्वेशन इसमें है, तो ऑपोजिशन आर इन स्प्लिट। वेस्ट बंगाल ऐसा स्टेट है जहां इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन 60 से ऊपर नहीं उठता है। इसका कारण है लेफ्ट और बीजेपी तो कभी नहीं अलायंस में आ सकते, आइडियोलॉजिकल के कारण में लेफ्ट और बीजेपी कभी नहीं आ सकते। वेस्ट बंगाल ऐसा स्टेट है जहां ऑपोजिशन स्प्लिट है शासक के विरुद्ध में, और टीएमसी को विरुद्ध में लेफ्ट अपना मोर्चा है, आईएसएफ कांग्रेस के लेकर, बीजेपी अपना मोर्चा है, और छोटा छोटा जो पार्टी है अपना अपना ढंग से चल रहा है। तो ऑपोजिशन इन स्प्लिट, एंड दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट फॉर ममता दी। So, and in addition to it, I must say 2 things that West Bengal में हर मीडिया ममता का साथ है। वेस्ट बंगाल में इंटेलेक्चुअल क्लास, though they are not directly involved with TMC, but they are opposing BJP rule. So in West Bengal में ब्रिटिश अमल से पहले से लेफ्ट इंटेलेक्चुअल क्लास था, लेफ्ट लिबरल क्लास था, उसका डोमिनेशन था, दबदबा था। उसको सपोर्ट अगर पहले आप देखें तो हर सरकार के साथ उनका संपर्क था। लेकिन ये लेफ्ट लिबरल जो क्लास है, जो लोग कि अखबार में काम करता है, टेलीविजन चैनल में काम करता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, वो सब लोग अपोज कर रहे हैं बीजेपी को, and they are doing openly. टीएमसी खराब है लेकिन बीजेपी और खराब होगा, तो बीजेपी के मत आनो, ऐसा प्रचार भी चल रहा है। वो उसमें स्ट्रेंथ है, उसमें दम है ममता का। हर इंटेलेक्चुअल क्लास, ज्यादा से ज्यादा इंटेलेक्चुअल क्लास है से, एंड मीडिया इज इन फेवर ऑफ ममता। प्रशांत, आई वांट योर टेक। ममता बनर्जी कार्ड, ममता बनर्जी स्ट्रेटजी।
दो तरह से है, पिछली नेता नगरी में भी हमने डिस्कस किया था, मैं उसको दोबारा थोड़ा एनलार्ज करते हुए रखूंगा। ममता बनर्जी इज अनडाउटेडली द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन बंगाल। दिस इन इटसेल्फ इज बेसिकली क्या है कि ममता बनर्जी की जो पॉपुलैरिटी है सिर्फ उस पर ही तृणमूल खेल रही है। तृणमूल ने यही गैम्बल 2019 में खेला था। तृणमूल ने कहा था कि, मुझे आज भी याद है, सबंग में एक सभा हो रही थी, सबंग में सभा थी, घाताल वो सीट पड़ता है तो उसके पास, और उस सभा में इस्लामपुर जगह का नाम था। उस सभा में ममता बनर्जी ने आके बोला था कि 42 के 42 लोकसभा सीटों से मैं चुनाव लड़ रही हूं, आपको मेरी तरफ देखना है और वोट करना है। ये बात ममता बनर्जी ने कही थी। तो वो क्या हुआ था कि पूरी तरह से बीजेपी के नैरेटिव में फॉल कर गई थी। जैसे नरेंद्र मोदी अपने आप को प्रधानमंत्री फिगर प्रमोट कर रहे थे, ठीक उसी तरह ममता भी स्टेट में सिर्फ इकलौती ताकत अपने आप को प्रमोट कर रही थी। इस वजह से एक पॉपुलैरिटी तो है जिसको कभी आप डाउट नहीं कर सकते, वो अनडाउटेडली बहुत पॉपुलर है। बट जैसा प्रोफेसर विश्वनाथ जी बता रहे थे, 2011 से 16 के बाद 18 के बाद 19 और 21 में पॉपुलैरिटी में डिक्लाइन देखने को मिला है। एक बड़ी चीज जो जमीन पर देखने को मिली है वो ये है कि ममता अच्छी हैं, बट उनके नीचे जो लोग हैं, जो ग्राउंड लेवल में कार्डर हैं, वो अच्छे नहीं है, वो लूटपाट करते हैं। लेकिन इससे एक और नैरेटिव निकल कर आता है, जो रूरल एरियाज में एक सेगमेंट है, जो पढ़ा लिखा है, जो छोटी मोटी नौकरियों में करता है, जो गुजर बसर में है, जो इन्फ्लुएंशियल है, उनमें एक है कि क्या कभी ऐसा संभव है कि नीचे लूटपाट चल रहा हो और ऊपर जो बैठा हो उसको ये बात का इल्म भी ना हो। इसका मतलब ये है कि पॉपुलैरिटी में एक ब्रेक आया है, पॉपुलैरिटी में एक डिक्लाइन आया है। और एक और चीज जो है, अभी जो नैरेटिव चल रहा है बांग्ला नीजर में के चाई, इसमें एक बड़ी चीज देखने को मिली है, जो मुस्लिम्स के बीच में हम जाकर जब बार बार बात कर रहे थे तो उनमें एक रिजेंटमेंट है, और वो रिजेंटमेंट में वो ये कह रहे हैं कि हाँ, ये तो ठीक है कि हमें ममता को वोट देना पड़ेगा क्योंकि हम बीजेपी को नहीं चाहते हैं, और लेफ्ट कांग्रेस आईएसएफ कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है जो इस वक्त सत्ता में आ सकती है, तो बीजेपी को रोकने के लिए हम तो वोट जरूर देंगे। लेकिन क्या ममता बनर्जी बस इकलौती ही नेता है? 10 साल के शासन में क्या कोई और नेता नहीं पैदा हुआ? एक जो सवाल ग्राउंड से आपको हमेशा सुनने को मिलेगा। दूसरा जो प्रश्न उनका हमेशा आता है वो ये आता है कि पिछले 10 सालों में जो तृणमूल के बड़े नेता थे, जिसमें आप जिसका भी नाम लीजिए, जो सेकंड लाइन लीडरशिप इवॉल्व हो रही थी, वो क्यों एक मुश्त पार्टी छोड़कर चले गए? तो उसका क्या कारण है? क्या ममता बनर्जी एक डिक्टेटोरियल रेजिम बनाना चाहती हैं? क्योंकि हमने तो लेफ्ट के डिक्टेटोरियल रेजिम से इजाद पाने के लिए ममता बनर्जी को सत्ता में लेकर आए थे। क्या एक दूसरा डिक्टेटोरियल रेजिम स्थापित हो जाएगा? तो जो पॉपुलैरिटी का डिक्लाइन है, अगर वो फर्दर कंटिन्यू करता है, that is a big challenge for Mamata Banerjee, because based on her popularity only, because these elections are being fought on symbol पर लड़ा जा रहा है चुनाव, एंटी इनकम्बेंसी एंड वेरियस फैक्टर्स है जिसके बारे में बात हुई है पहले, तो ये और लड़ाई को मतलब कठिन बना देता है ममता बनर्जी के लिए। क्योंकि डिक्लाइन आप देखिए, डिक्लाइन लेफ्ट का भी ऐसा ही हुआ था ना, 2008 में वो पंचायत हारे थे, 9 में वो लोकसभा हारे, 11 में वो सफाया हो गया, 10 में और बीच में 2010 में आइला तूफान आया था। हाँ, अब एग्जैक्टली सेम है, 18 में पंचायत हारे, 19 में लोकसभा में ताकत बहुत सिकुड़ गई, 2020 में आइला आ गया, अब 2021 का चुनाव हो रहा है। तो इतने कोइंसिडेंसेस, 2020 में अम्फान आया, 2010 में आइला आया। सॉरी हाँ सॉरी, मैं अपनी गलती माफी मांगता हूँ उसके लिए, आइला नहीं आया, अम्फान आया। तो अम्फान का भी एक रिजेंटमेंट देखने को मिला है, और खास करके उन इलाकों में जहां ममता बनर्जी 2019 के लोकसभा में बहुत मजबूत स्थिति में थी, साउथ 24 परगना जी, और पश्चिम मिदनापुर मतलब पूर्वी मिदनापुर का एक बड़ा हिस्सा। तो ये एक बड़ा फैक्टर है इस समय में, वो ममता बनर्जी का प्लस भी है, वो ममता बनर्जी का माइनस भी है, और कहीं ना कहीं एक कंपल्शन है तृणमूल के लिए कि उसी प्लैंक पे लड़े, बिकॉज शी एंजॉयज दैट इमेज, एक बेहतर इमेज कंपेयर्ड टू अदर लीडर्स ऑफ हर party and any other leader in the state as far as popularity is concerned. Just I would like to add one point. अगर ये एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई दिमत नहीं है, लेकिन कोई हम लोग देख रहा है एंटी इनकम्बेंसी चैनलाइज्ड हो रहा है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में। जैसा अम्फान का बारे में साउथ 24 परगना में 31 असेंबली सेगमेंट है, 31 असेंबली सेगमेंट है, लेकिन
जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का वोटर है उसमें अम्पन का तो बहुत तो बिग मिला, उसको बहुत इफेक्टेड हुआ, उनको तो गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं मिला ऐसा। लेकिन उसको बाद भी अगर वो माइनॉरिटी कम्युनिटी का वोटर है, हम लोग जब पूछ रहा है तब बोला है ना वोट तो हम लोग टीएमसी को देंगे, क्यों, बीजेपी को अटकाना है। तो ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इसी के लिए हमने बोला जब इंपॉर्टेंट है। एंटी इनकम्बेंसी जो ये स्रोत है वो चैनलाइज्ड हो रहा है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का ये ब्रेन में।